स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हम सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन अ लिक्विड पढ़ चुके थे। तो इस वाली वीडियो में हम गैस की सॉलिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे लिक्विड के अंदर कि गैस कैसे उसकी सॉलिबिलिटी क्या कहती है। ठीक है ना। तो लाइन बाय लाइन पढ़ना है हमको। जैसे कि बहुत सारी आप उंगली रखते रहिए, मैं उसका हिंदी में कन्वर्सेशन करती जा रही हूँ। तो बहुत सारी गैसेज होती हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भी डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में डिज़ोल्व होती है वो वाटर में। कौन? ऑक्सीजन। लेकिन जितनी भी होती है ना, वही हमारी सारी एक्वेटिक लाइफ के लिए जीवन का आधार होती है। दूसरी तरफ अगर हम HCl गैस की बात करें तो ये ना बहुत ही हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है वाटर में। तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो जनरली दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है, वो है प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पर वो नीचे पड़ेंगे, लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा स्टडी करनी है वो करनी है कि वो प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है। तो गैस की जो सॉलिबिलिटी होती है वो प्रेशर के साथ इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ये तो हम बता दिया। कैसे बताया? ये क्वालिटेटिवली कि प्रेशर के साथ इंक्रीज़ करती है गैस की सॉलिबिलिटी। बट कैसे इंक्रीज़ करती है भाई, हमको ये सब नहीं चाहिए होता है, ये कन्फ्यूज़न ही क्रिएट करता है। हमको कौन सा चाहिए होता है? क्वान्टिटेटिव, कि क्वांटिटी आए, एक नंबर आए, एक पता चले कितना डिपेंड करती है, कितना इंक्रीज़ होती है। ऐसे तो थोड़ी इंक्रीज़ होगी ज़्यादा, कुछ क्लियर नहीं है। तो जैसे कि जो सॉल्यूशन होता है गैसेस का सॉल्वेंट के अंदर, मतलब गैसेस इन लिक्विड ही बोल रहा है ये। तो हमने एक सिस्टम को कंसीडर कर लिया जो कि फिगर 2.1 के ए में दिया गया है, ये वाला फिगर। ठीक है ना। ऐसा कोई सिस्टम है। तो इसमें जो लोअर पार्ट है वो सोल्यूशन है, ये जो ग्रे पार्ट है ना वो सोल्यूशन है, मतलब वो लिक्विड वाला फेस है, उसके अंदर गैस डिजॉल्व है। और जो ऊपर है ना वहाँ एयर है, मतलब सिर्फ गैस ही गैस है। ऊपर गैसीय सिस्टम है और ग्रे वाला लिक्विड सिस्टम है। ये दोनों ना अभी एक ही टेम्परेचर पे हैं, क्योंकि भाई हम प्रेशर की स्टडी कर रहे हैं कि प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है सॉलिबिलिटी। तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके चलेंगे, है ना। तो इस सिस्टम को अज्यूम किया गया है कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे? क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स जितने एंटर हो रहे हैं ना सॉल्यूशन में, ग्रे वाले में, उतने ही उस सॉल्यूशन को लीव कर रहे हैं। तो इसमें ना एक डायनामिक इक्विलिब्रियम सेटअप हो रखा है। तो अब हमने क्या किया कि प्रेशर को इंक्रीज़ किया सॉल्यूशन के ऊपर, ओवर द सॉल्यूशन, दैट मीन्स इन ब्लू पार्ट। ठीक है ना। हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया कैसे? एक वेट डाल के उसको कंप्रेस किया। ठीक है, कंप्रेस करेंगे तो नीचे प्रेशर इंक्रीज़ होगा ना। तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, तो इसका वॉल्यूम ना थोड़ा सा कम हो गया। अब जब जगह कम हो जाएगी तो ये सारी मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। इससे क्या हुआ कि जो गैसियस के पार्टिकल्स थे पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन के ऊपर जो गैसियस के पार्टिकल्स थे वो भी इंक्रीज़ हो गए। और जो रेट थी उनके, जो ये सरफेस पर जितनी रेट से वो टकरा रहे थे ना, वो रेट भी इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि अब वो पास पास आ गए तो जल्दी जल्दी टकराएंगे। पहले दूर दूर थे तो एक आध दो टकरा जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है ना। तो ये दोनों इंक्रीज़ हो गई, क्या? स्ट्राइकिंग रेट और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो, मतलब पास पास आ गए वो। तो जो सॉलिबिलिटी है गैस की वो इंक्रीज़ होगी। कब तक? कब तक इंक्रीज़ होती रहेगी? जब तक कि न्यू इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो जाता। मतलब देखो, अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, हमने एक वेट डाल के सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, वो थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, थोड़ा फिर से वेट करेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें फिर से इक्विलिब्रियम में हो जाए, ताकि जितनी इसमें सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो रही है गैस और जितनी इससे बाहर निकल रही है, क्योंकि बाहर गैस निकलती तो ये दोनों चीज़ें ना बराबर हो जाए, तो हम फिर से इसका इक्विलिब्रियम सेटअप करेंगे। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो जो सॉलिबिलिटी है वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि वेट लगा हुआ है ना, तो वो पास पास आ गए तो लिक्विड में ज़्यादा सॉल्युबल होंगे ना। जब हम दबा रहे हैं तो वो लिक्विड के अंदर ज़्यादा घुसे जा रहे हैं ना, तो वो सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं। लिक्विड में मिलना ही उनकी सॉलिबिलिटी होती है, कितने सॉल्युबल है वो लिक्विड में। तो वो कब होगा? जब न्यू इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो गैस का जो प्रेशर है ओवर द सोल्यूशन वो भी इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि पहले ये दूर दूर से तो कम प्रेशर लगा रहे होंगे, पास पास है तो जो ब्लू रीजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा प्रेशर लगा रहे होंगे ना। और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स पे, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स पे भी जब इतने करीब करीब आ गए तो प्रेशर तो लगना नॉर्मल है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। तो अब देखो, इसी बात पे जो क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस की थी ना सबसे पहली बार, वो करी थी हेनरी ने। तो क्या बोला था इसने? ये तो सब कोई को पता चल गया था कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉलिबिलिटी, बट कैसे? कोई एक पर्टिकुलर चीज़ भी तो दो ना। तो इन्होंने बोला था, ये फर्स्ट थे जिन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया था प्रेशर सॉलिबिलिटी के बारे में एक सॉल्वेंट के अंदर, जिसे बोला जाता है हेनरीज लॉ। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एनसीईआरटी ने खुद ने हाईलाइट कर दिया, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हेनरीज लॉ बोला जाता है। हेनरीज लॉ क्या कहता है? देखो,
स्टेट्स है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये तो पहली, ये टेम्परेचर तो कांस्टेंट करना ही था क्योंकि प्रेशर की स्टडी कर रहे हैं हम। जो गैस की सॉलिबिलिटी होती है एक लिक्विड के अंदर, क्योंकि हम गैस एंड लिक्विड ही पढ़ रहे हैं, उसी की सॉलिबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के। अभी तक हमको पता था कि प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है, बट इसने नया टर्म क्या बता दिया कि ये पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। किस गैस के? जो कि ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। मतलब ये जो ब्लू रीजन में जो गैस के मॉलिक्यूल्स है जो लिक्विड में नहीं है, जो हवा में है, वो उनके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एवी कोई प्रेशर के नहीं, ये नहीं है कि आप बाहर से जो प्रेशर लगा रहे हो वेट के थ्रू, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है सॉलिबिलिटी। ये जो प्रेशर लगा रहे हैं अंदर के मॉलिक्यूल्स, ब्लू रीजन वाले मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर लगा रहे हैं, उस पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉलिबिलिटी। तो उन्होंने एक चीज़ तो बता दी, ठीक है ना। फिर जो डाल्टन थे उन्होंने भी मतलब हेनरी की जो बातें थी उसको सहमति दी, और उन्होंने भी ये बोला। पर देखो इन्होंने ना थोड़ी सी अलग बात बोल दी थी कि देखो हेनरी ने किसके बारे में बताया था? ब्लू रीजन के मॉलिक्यूल्स के बारे में जो कि हवा में है, मतलब गैसियस स्टेट में है, ठीक है। और जो डाल्टन थे उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कि जो सॉलिबिलिटी है गैस एंड लिक्विड की, वो पार्शियल प्रेशर का तो फंक्शन है ही है, लेकिन अगर हम मोल फ्रैक्शन भी यूज़ करें तो वो गलत नहीं होगा। इफ़ वी यूज़ अ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो उन्होंने लिया था किसका मोल फ्रैक्शन? उस गैस के मॉलिक्यूल्स का जो ग्रे रीजन में, मतलब जो लिक्विड में प्रेजेंट है। अगर हम उनको भी लेकर चलते हैं एज अ मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, तो वो गलत नहीं होगा। मतलब हेनरी ने बोला ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स के पार्शियल प्रेशर, और डाल्टन बोलते हैं ग्रे वाले मॉलिक्यूल्स जो कि लिक्विड में है उनका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ब्लू का पार्शियल प्रेशर और ग्रे का मोल फ्रैक्शन। तो लेकिन उनकी बात भी गलत नहीं थी डाल्टन की। तो देखो ये फिर बाद में ये बोला गया कि जो मोल फ्रैक्शन है गैस का जो कि सोल्यूशन के अंदर है, मोल फ्रैक्शन किसका है? जो सोल्यूशन में है। पार्शियल प्रेशर किसका है? जो सोल्यूशन के ऊपर है जो मॉलिक्यूल्स। अब जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। अब ये जो दो चीज़ें थी ये दोनों भी आपस में डिपेंड करती हैं। मतलब देखो सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो इन शॉर्ट क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है। क्योंकि वो दोनों अलग अलग डिपेंड करती हैं और ये दोनों आपस में भी डिपेंड करते हैं। ये दोनों भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मोल फ्रैक्शन किसका? जो कि सॉल्यूशन में है मॉलिक्यूल्स, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? पार्शियल प्रेशर किसका? जो सॉल्यूशन के ऊपर है। तो सबसे जो कॉमनली यूज्ड फॉर्म है हेनरीज लॉ की, वो क्या बोलती है कि जो पार्शियल प्रेशर है ये सबसे तो कॉमनली यूज्ड है, इसको हम यूज़ करते हैं। बाकी सारी तो हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये इसकी को हम यूज़ करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह में। तो ये बोलता है हमारा कि क्या ही हो रहा है ये। तो जो कॉमनली यूज्ड टर्म है वो लॉ क्या कहती है? वो कहती है कि पार्शियल प्रेशर गैस का जो कि वेपर फेज में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के गैस के जो कि सोल्यूशन में है, ठीक है। एक ही बात है दोनों, क्योंकि वो दोनों अलग अलग भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, फिर उन दोनों को कंबाइन करके ये चीज़ बोल दी गई, ठीक है। तो ये P इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन किसका? जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो वाले गैस के मॉलिक्यूल्स का। पार्शियल, ये P क्या है? पार्शियल प्रेशर किसका? जो सॉल्यूशन के ऊपर है। और KH हमारा जो है वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के आया है। अगर हम ये ग्राफ देख लें, ये पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, तो ये स्ट्रेट लाइन ही आना है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन ये सिर्फ HCl का दिया गया है, हर एक अलग अलग गैस का अलग अलग होगा, ठीक है। अब क्या ये KH किस पर डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर पे, मोल फ्रैक्शन पे? किस पर डिपेंड करता है? किसी पर भी नहीं। इन दोनों में से किसी पर भी KH डिपेंड नहीं करता। KH एक कांस्टेंट है और वो सिर्फ और सिर्फ गैस के नेचर पर डिपेंड करता है कि गैस कैसी है, ठीक है। HCl लोगे उसका KH अलग होगा, ऑक्सीजन लोगे उसका अलग होगा, हाइड्रोजन लोगे उसका अलग होगा। तो ऐसे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट डिफरेंट KH होते हैं। उसको मतलब नहीं है भाई पार्शियल प्रेशर से, मोल फ्रैक्शन से, किसी से भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे नीचे वाला पैराग्राफ बोल रहा है अगर हम ग्राफ बनाएंगे पार्शियल प्रेशर का गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो वो एक इस तरीके का आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा। अलग अलग गैसेस के अलग अलग KH की वैल्यूज़ होती हैं सेम टेम्परेचर पर, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दोगे तो फिर सारी वैल्यूज़ फिर से अलग हो जानी है। हम सेम टेम्परेचर पर सारी स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हम प्रेशर की स्टडी कर रहे हैं, टेम्परेचर को अभी साइड में रखा है हमने, ठीक है। इससे सजेस्ट होता है कि जो KH है वो गैस के नेचर का फंक्शन है, ना कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी इक्वेशन है 2.11, कौन सी? P इक्वल्स टू KH और मोल फ्रैक्शन, कि जितनी KH की वैल्यू होगी
ठीक है, गिवन प्रेशर पर, तो सॉलिबिलिटी कम होगी। ठीक है, अब बात आती है सॉलिबिलिटी इसमें है क्या, मतलब सॉलिबिलिटी कैसे समझ में आ रहा है। ठीक है, पार्ट ये तो समझ में आता है प्रेशर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी, पर ये तो मोल फ्रैक्शन है ना, ये सॉलिबिलिटी कहाँ हुई। लेकिन सॉलिबिलिटी को ही मोल फ्रैक्शन बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन किसका है, उन मॉलिक्यूल्स का जो कि लिक्विड में है। ठीक है, इनका बढ़ना मतलब उन मोल्स फ्रैक्शन का बढ़ना जो कि गैस में है, अगर वो बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, बढ़ेंगे कैसे, जब वो मिक्स होंगे ना लिक्विड में, और मिक्स होने को ही क्या कहते हैं, सॉलिबिलिटी। तो इसी को ही सॉलिबिलिटी बोला गया है, मोल फ्रैक्शन को, जो कि गैस में प्रेजेंट है, जो कि उस लिक्विड में प्रेजेंट है। क्योंकि अगर वो मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रेशर लगाने पे, तो इसका मतलब वो लिक्विड में बढ़ रहे हैं, है ना, लिक्विड में बढ़ रहे हैं, तो वो मिक्स हो रहे हैं, तभी तो बढ़ेंगे ना उसके अंदर, उसकी कंसंट्रेशन ऐਵੇਂ थोड़ी ना बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये सॉलिबिलिटी है। ठीक है, फिर के एच, अगर के एच को इधर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, पी बाई एक्स इज इक्वल्स टू के एच, ये एक्स नीचे आ जाएगा, मतलब मोल फ्रैक्शन। तो इसका मतलब के एच बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन कम होगा, मोल फ्रैक्शन कम होगा, दैट मीन सॉलिबिलिटी कम होगी, क्योंकि ये वो वाली मॉलिक्यूल्स की वो है जो कि अंदर है, अगर वो कम हो रहा है तो इसका मतलब कोई आ ही नहीं रहा उसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, कम, तो सॉल्युबल हो ही नहीं रहा है कोई। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि के एच अगर गिवन प्रेशर पर अगर इसकी वैल्यू हाई होगी तो सॉलिबिलिटी कम होगी। तो इसमें कोई टेबल है हमारे पास नीचे वाली, तो उसमें के एच की वैल्यूज़ दी गई है अलग अलग गैसेस के लिए, तो आप ये देख सकते हैं एक बारी, और अलग अलग टेम्परेचर पे भी, है ना। अब बात आती है टेम्परेचर पे, क्योंकि दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था ना, सॉलिबिलिटी गैस की इन लिक्विड, प्रेशर पर और टेम्परेचर पर। प्रेशर पर इतनी सारी पढ़ाई कर ली, अब टेम्परेचर की बात आती है। टेम्परेचर के लिए बस ये दो लाइन ही काफ़ी है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी कम होगी। क्यों, क्योंकि भाई टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, उनमें इतनी एनर्जी आ जाएगी भाई, उनमें तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो गर्मी लगेगी, उनको एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, क्या करेंगे, सोल्यूशन से बाहर निकल जाएंगे भाप बन के, सॉलिबिलिटी क्या हो गई, कम, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही कम हो गए भाई सॉल्यूशन में, उड़ गए वहाँ से, तो सॉलिबिलिटी हो जाएगी कम। तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया जो कि हमेशा ही मतलब बहुत पूछा जाता है कि वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन वार्म वाटर। क्यों, क्योंकि कोल्ड वाटर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है ना, और टेम्परेचर कम का मतलब क्या हो गया, सॉलिबिलिटी इंक्रीज। तो ये तो अच्छी बात होगी ना, तो जितनी ज़्यादा सॉलिबिलिटी होगी किसकी, ऑक्सीजन की, तो उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन सॉल्युबल है वाटर में, उतनी ईजिली वो सांस ले पाएंगे और उनके लिए अच्छा हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, हेनरीज लॉ पे बेस है कि अगर नाइट्रोजन गैस है उसको वाटर से बबल करा रहे हैं, मतलब वाटर में डाल रहे हैं हम नाइट्रोजन गैस, तो गैस डालेंगे तो बुलबुले तो फूटते हैं ना, हम ऐसे फूंक भी मारते हैं, तो ये टेम्परेचर फिक्स कर दिया हमने क्योंकि हमें उसकी स्टडी करनी है प्रेशर की, कितने मिलीमोल्स नाइट्रोजन के 1 लीटर ऑफ वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। इसमें हमको नाइट्रोजन है उसका पार्शियल प्रेशर दिया गया है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट सब दिया गया है। ठीक है ना, तो सीधे सारी चीज़ें दिख रही हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट ही बोल रहा है, तो हेनरीज लॉ लगाना है हमको, तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन क्योंकि हमको सॉलिबिलिटी निकालनी है, तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालेंगे, नाइट्रोजन का, कितना डिजोल्व हो रहा है वो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन हेनरीज लॉस कांस्टेंट, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो ये बोल रहा था कि 1 लीटर कहाँ था यहाँ पे कि कितने मिलीमोल्स 1 लीटर में डिजोल्व होंगे, तो 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स होंगे इसके, 55.5 मोल। तो एन है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन में, तो मतलब नाइट्रोजन के मोल्स हमको पता नहीं है, हमको सिर्फ वाटर के पता है कि वो 55.5 है, और ये पता ही होगा ये कैसे आया है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते हैं, मास अपॉन का मोलर मास। तो ये इसके नाइट्रोजन के मोल्स तो पता नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन किसका अभी बताया था इससे पहले वाली वीडियोस में, तो मोल फ्रैक्शन इसका पूछा गया वो ऊपर अपॉन टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स किसके हो जाएंगे, नाइट्रोजन के प्लस वाटर के, तो ये आ गए वाटर के, तो n/55.5 हो गया इज इक्वल्स टू ये मोल फ्रैक्शन हमने निकाला भी तो एक हेनरीज लॉ से, उसके इक्वल कर देंगे और इससे हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके, नाइट्रोजन के, पर वो मिली मोल्स पूछ रहा है, तो मिली मोल्स निकालने के लिए हमें इसमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है सारी एप्लीकेशंस। तब तक के लिए बाय बाय।